नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सभी का अपने एक बार फिर से अपने मैथ क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। मैं विवेक आप सभी को का हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम लोग ने इस क्लासेस में बहुत कुछ पढ़ लिया है। अब तक मैं शायद अप्रॉक्सिमेटली जितना मुझे याद है 3 लेक्चर प्रॉपर्ली हुआ है। 3 लेक्चर में हम लोगों ने अच्छे से समझा था कि वित्तीय संस्थाएँ क्या होती है, वित्तीय संस्था कैसे काम करती है, बाकी जितने तरह के तमाम कितने पार्ट होते हैं, सब कुछ समझ चुके थे। और हम लोग लास्ट जो पॉइंट में आके छोड़े थे, वो था व्यावसायिक बैंक। हम लोग पढ़ रहे थे कि जो राष्ट्रीय वित्त संस्थान में बैंकिंग क्या होती है, सब कुछ पढ़ चुके थे हम लोग। और लास्ट हम लोग आके रुके थे कि व्यावसायिक बैंक क्या होता है, या व्यावसायिक बैंक किसे कहते हैं, व्यावसायिक बैंक का कार्य क्या है, व्यावसायिक बैंक का से लाभ क्या मिलता है, बाकी सभी तमाम चीजें। लास्ट स्टार्ट करने से पहले मैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। बहुत प्यारा प्यारा कमेंट आया आप लोगों का, उस सभी चीजों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग सिर्फ और सिर्फ अपने पढ़ाई फोकस करें। कहाँ पे क्या हो रहा है उसको छोड़ के पढ़ें। जहाँ पे भी जो भी पढ़ा रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, वो बेस्ट है, वो अच्छा है। आपको जहाँ कंफर्टेबल लगे आप पढ़िए और सीखिए चीज़ों को। सिर्फ पढ़ना अच्छी बात नहीं, बड़ी बात नहीं है। चीज़ों को सीख के उनसे आगे बढ़ना, उन्हें अपने लाइफ में उतारना, ये बहुत अच्छा चीज़ होता है। आप मान लीजिए कुछ पढ़ते हैं, उस पढ़ने के बाद उसका कुछ उपयोग नहीं रहा। आप आज पढ़े कल भूल गए, तो वो कुछ भी मायने नहीं रखेगा लाइफ में आपके। अगर आप उन चीज़ों को पढ़ के, समझ के अपने लाइफ में आगे उसे लेके जा रहे हैं, तो वही आपका काम में आता है। तो इसीलिए केवल रटना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर रट के बहुत कोई पास होते हैं, अच्छे नंबर भी लेके आते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन चीज़ों को समझ के अच्छे से चीज़ों को एक्वायर करके, चीज़ों को एक्नॉलेज करके आगे बढ़ना, ये सबसे बड़ा बात है। तो चलिए, बिना समय को व्यर्थ किए हुए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। याद रहे, इसके बाद हमारी वित्तीय संस्थाओं में एक और लेक्चर रहेगा। इसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा आपका खत्म। तो लेकिन एक शिकायत है आप लोगों से कि आप लोगों को मैंने कुछ होमवर्क दिया था, केवल एक बच्ची का होमवर्क आया है, किसी का भी होमवर्क नहीं है। ये बहुत गलत बात है। अगर आप नहीं भी भेज पा रहे हैं तो ठीक है, अगर आपने होमवर्क बनाया है तो सभी को वेरी 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 गुड। बहुत अच्छा आप लोगों ने होमवर्क बनाया। जो नहीं भेज पाए कोई दिक्कत नहीं है, होमवर्क बनाना है। तो वो होमवर्क आपका एक प्रैक्टिस है, वो होमवर्क को बर्बाद नहीं होता है। होमवर्क बचपन में दिया जाता था, लेकिन जो ये होमवर्क है, ये आपका प्रैक्टिस है। तो प्रैक्टिस आपको करते रहना है। आप सुने होंगे, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस से ही आप परफेक्शन की ओर जाएंगे। आप बहुत ही अच्छा, बहुत सटीक चीजों को समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। हम लोग आज है हमारी वित्तीय संस्थाओं का पार्ट 4, जहां हम लोग पढ़ने वाले हैं व्यावसायिक बैंकों के बारे में। आज पूरा क्लास जो होगा, केवल एक ही चीज फोकस रहेगा कि हम लोग व्यावसायिक बैंक को अच्छे से समझे, उसके कार्यों को अच्छे से समझे, उनके कार्य में क्या क्या पार्ट होते हैं वो अच्छे से समझे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग लेक्चर। ध्यान सुनिए। देखिए, हम लोगों ने पहले पढ़ लिया था कि सारी बैंकें क्या होती हैं, सरकारी बैंक क्या होता है, प्राथमिक प्राथमिक सरकारी साख समिति क्या क्या होता है, ग्रामीण बैंक क्या होता है, भूमि विकास बैंक क्या होता है, तमाम तरह के बैंक हम लोग पढ़ चुके थे। लेकिन सबसे बड़ा बैंक जो हम लोग यूज करते हैं, जो हम लोग जिसको हम लोग जानते हैं, आप भले ही मान सकते हैं कि आप शायद व्यावसायिक बैंक को नहीं, आप हो सकता है कि प्राथमिक साख समिति को नहीं देखे होंगे। हो सकता है कि बहुत लोग भूमि विकास बैंक को नहीं देखे होंगे। हो सकता है बहुत लोग कि ग्रामीण बैंक को नहीं देखे होंगे। लेकिन सब हम लोग जितने बैठे हुए हैं, जितने लोग देख रहे हैं, या फिर मैं, हम लोग सभी के सभी जो हैं वो व्यावसायिक बैंक से परिचित हैं। एक बच्ची का इसमें आंसर आया था व्यावसायिक बैंक के बारे में, जो मैंने होमवर्क दिया था, याद रखिएगा। व्यावसायिक बैंक का डेफिनेशन वही होगा जो वाणिज्यिक बैंक का है। व्यावसायिक बैंक व्यवसाय करने के लिए बैंक खुलता है। चाहे वो बैंक एसबीआई हो, चाहे वो बैंक पीएनबी हो, चाहे वो बैंक आईसीआईसीआई बैंक हो, चाहे वो बैंक एक्सिस बैंक हो, चाहे वो बैंक, कोई भी बैंक आपने जो देखा है, वो सभी व्यावसायिक बैंक ही हैं। वो सब कैसे? क्योंकि उन सभी का काम है कि आपके पैसे को जमा करना। कुछ कार्य होते हैं, वो पढ़ेंगे अभी। उस कार्य करते हुए जो पैसा आप जमा करते हैं बैंक में, बैंक उसी को ऋण के तौर पे दे के उनसे ब्याज के रूप में अपना लाभ कमाता है। तो वो लाभ कमाने के लिए ही बैठा हुआ है। तो जब भी आप व्यावसायिक बैंक का लिखेंगे डेफिनेशन, उसमें एक लाइन आना चाहिए कि इनका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना है।
ठीक है, तो सिंपल याद रखिएगा, जो डिफिनेशन वाणिज्यिक बैंक का था सेम डिफिनेशन आपका व्यावसायिक बैंक का भी होगा। ठीक है, अब कुछ बात आया कि सर क्या हुआ था, कुछ कहानी इसका कैसे बना। तो बनने का बहुत बड़ा कहानी है, वो आपके सिलेबस का भी नहीं है, वो आगे आप पढ़िएगा। अब जो मेन बात रहा है, ध्यान सुनिएगा। व्यावसायिक बैंक बनने के बाद क्या हो गया कि पहले शुरुआत में व्यावसायिक बैंक बनने के बाद उसमें कंट्रोल सरकार नहीं था, वो पूर्णतः एक प्राइवेट बैंक था। और लोग उस, अब होता क्या है कि जब कोई चीज प्राइवेट होता है तो लोग उसमें अपना मनमानी करते हैं। तो जो बैंक थे, जो जितने व्यावसायिक बैंक खुले थे, सबसे बड़ा बैंक एसबीआई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो वो सारे बैंक जो हैं क्या क्या कर रहे थे कि ऋण जो है, जो पैसा दे रहे हैं, उधार जो दे रहे हैं, वो केवल दे रहे हैं बड़े बड़े बिजनेसमैन को। तो अब दिक्कत क्या हो रहा था कि जो अमीर है, जो बड़ा बिजनेसमैन है, वो तो अच्छा लाभ कमा रहा है क्योंकि उसके पास पूंजी के तौर पे अच्छा खासा पैसा आ रहा है। लेकिन जो मध्यम वर्ग के हैं या फिर जो गरीब वर्ग के हैं, अगर वो कोशिश कर भी रहे हैं तो उन्हें वो बैंक लोन नहीं दे रहे थे। अब समस्या कैसे सॉल्व किया जाए। तब सरकार ने 1968 1968 में एक नियम लाया और कहा कि सभी व्यावसायिक बैंक जो हैं अपने आप जो उनके पास रखा हुआ पैसा है उसका कुछ अंश वो सामाजिक कल्याण के लिए लगाएंगे। आप भले ही बांटिए, आपका काम है व्यवसाय करना, आप व्यवसाय करिए, लेकिन इसके व्यवसाय करने के साथ साथ आप ये भी ध्यान देंगे कि आप समाज से कमा रहे हैं। सपोज कीजिए कि मान लीजिए एसबीआई ने पैसा दिया अंबानी को, लेकिन याद रहे एसबीआई में जो पैसा दिया है अंबानी को, वो पैसा आसपास के लोगों ने दिया है, जमा किया था। अगर मान लीजिए मैं आप जो भी अकाउंट है एसबीआई में, अगर हम सभी एसबीआई के खाता धारक अगर पैसा जमा ही ना करे बैंक में, तो आप खुद आइए, क्या बैंक लोन दे पाएगा अंबानी को? नहीं दे पाएगा। तो उसी बात कहा गया, सरकार ने कहा था कि आप जो कमा रहे हैं लाभ, उस लाभ का एक आधार, एक बेस है जनता। ये समाज आपके पास पैसा जमा कर रहा है, तभी आप उसको लोन के तौर पे देके आप पैसा कमा रहे हैं। तो आपका भी एक कर्तव्य बनता है कि आप उस समाज के लिए कुछ भलाई का काम करें। इसीलिए सभी व्यावसायिक बैंक जो है अपने पास रखे पूंजी के कुछ अंश को जो है सामाजिक कल्याण में लगाएंगे। ये बातें कही गई 1968 के सामाजिक नियंत्रण नीति के तहत। लेकिन आपको पता भी है, जो बैंक इतना अच्छा लाभ कमा रहा हो वो क्यों मानेगा, क्योंकि ये कोई नियम तो था नहीं, ये कुछ बातें कही गई थी व्यावसायिक बैंक के लिए, एक संदेश था। तो बैंकों ने इसे नजरअंदाज कर दिया। बैंक कहा हम इसे नहीं मानते हैं, जब फालतू चीजें हैं इसे क्या ही मानना फालतू में। अब क्या हुआ, सरकार को लगा नहीं ये लोग से मानने वाले नहीं है, तो हमें एक सख्त कानून बनाना पड़ेगा। तो फाइनली सरकार ने डिसीजन लिया कि हम लोग बैंकों का करेंगे, बैंकों को लेंगे अपने कंट्रोल में। अगर कोई भी संस्था गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहेगा तो वाजिब सा बात है कि वो संस्था जो है समाज का कल्याण करेगा ही करेगा, अपना कुछ हिस्सा जो है समाज के लिए देगा ही। तो उसे क्या हुआ, शुरू हुआ 1969 1969 में राष्ट्रीयकरण की नीति। इसमें था क्या, इसमें सिंपल कहा गया कि सरकार ने कहा कि हम बैंकों को खरीद रहे हैं। अब जो बैंक होंगे, जितने व्यावसायिक बैंक हैं, वो सभी बैंक अब गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहेंगे। आप अपने मन से कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो इसे कहा गया था राष्ट्रीयकरण। उसके बाद जितने बैंक है, चाहे वो एसबीआई हो, चाहे जितने बैंक आप देते हैं पीएनबी, जितने बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सभी बैंक जो हैं अब आ गए गवर्नमेंट के कंट्रोल में। खुद आरबीआई भी आ गया गवर्नमेंट के कंट्रोल में। कुल मिला कहे तो सभी इंस्टीट्यूट आ गए, आप सभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट आ गए अब गवर्नमेंट के कंट्रोल में। अब सिंपल कहा कि जो हम कहेंगे वो आपको मानना पड़ेगा, अगर नहीं मानना है तो आप बैंक बंद कीजिए। इसका क्या हुआ, बहुत सारे बैंक जो थे जो अच्छे खासे जिसके पास बहुत बड़ी संख्या में अकाउंटेंट थे, उन सभी को क्या किया, सरकार ने कर लिया अपने कंट्रोल में। इसी को कहा गया था 1969 का राष्ट्रीयकरण की नीति। तो उम्मीद है आपको ये दोनों ही पॉइंट समझ में आ गए होंगे। तो ये भी समझ में आया होगा और आपको ये भी समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब कहानी क्या हुआ कि हमें जो मेन पढ़ना है आज वो है कि व्यावसायिक बैंक के कार्य क्या क्या हैं। देखिए, हमें जो पढ़ना है वो आज ये पढ़ना है कि व्यावसायिक बैंक के कार्य क्या क्या है। आखिरकार व्यावसायिक बैंक क्या क्या कार्य करता है। उससे पहले
क्या पढ़ना है वो तो समझेंगे समझेंगे। पहले आप बताइए हमको कि जब आप बैंक जाते हैं तो आपको बैंक से क्या-क्या उम्मीद होती है? या फिर सिंपल सा हम कहें, आपके लिए बैंक क्या-क्या कर सकता है? अगर नहीं पता हो तो मैं बताता हूँ सिंपल सिंपल सा चीज़। देखिए, जब आप बैंक जाते होंगे तो सबसे पहला बैंक आपको खाता खोल के देता है। उसका काम है। सेकंड चीज़, आप अगर चाहें तो उस खाते में अपने राशि को जमा कर सकते हैं। यानी कि बैंक आपके पैसे को जमा करवाता है। आप जानते हो इस बात को। बैंक आपको लोन भी देता है। बैंक आपका लाइफ इंश्योरेंस करता है। अगर आप चाहे तो बैंक आपको एटीएम, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड भी प्रदान करता है। बैंक आपको चेक देता है। बैंक आपको अगर आपको चाहिए इंफॉर्मेशन चाहिए आर्थिक सहायता के लिए, वो भी देगा आपको। बैंक आपको जो है लॉकर की सुविधा देगा। यानी अगर कुछ सामान है आपका, जो कागजात है, अगर आप चाहते हैं उसे रखना सेफ तौर पे बैंक में, तो आप उसे भी रख सकते हैं। बैंक आपको गोल्ड लोन देगा। अगर सोना है, अगर उस सोने के बदले हम लोन ले, बैंक आपको वो भी देगा। सिंपल कहे, व्यवसाय जितने बैंक आप जानते हैं, जिस बैंक को आप जान रहे हैं अच्छे से, वो सभी बैंक बहुत सारे ऐसे कार्य करते हैं जो आपके दैनिक जीवन को इफेक्ट करता है। तो उसी को हम लोग पढ़ने वाले हैं कि व्यावसायिक बैंक के कार्य क्या क्या हैं। जितने सिंपल सी बैंकों के कार्य क्या क्या हैं। तो चलिए देखते हैं कि आपका व्यावसायिक बैंक क्या क्या कार्य करता है, क्या कोई काम का है भी कि नहीं है। देखिए, फिर बात तो सिंपल सा है कि वो जमा राशि को स्वीकार करता है। यानी कि आप बैंक जाएं, बैंक आपके आराम से, बैंक जो है, इस सेकंड, बैंक जो है वो आराम से, इसलिए बैंक जो है वो आपके लिए आराम से आपकी राशि को स्वीकार कर सकता है। ठीक है। तो जितने भी व्यावसायिक बैंक हैं, वो सभी व्यावसायिक बैंक, आप अगर बैंक जाते हैं तो बैंक में आ जाके आराम से अपना पैसा जमा कर सकते हैं। सेकंड चीज, बैंक आपको ऋण प्रदान करता है, लोन करता है। और सामान्य उपयोगिता में वो सभी काम आते हैं जो आप सोच सकते हैं। चेक देना, एटीएम देना, आपका लाइफ इंश्योरेंस करना, आपको यात्री चेक देना, बहुत सारा काम है, वो पढ़ेंगे हम लोग। और एक काम सा खास काम है, वो है एजेंसी संबंधी कार्य। अब ये कार्य क्या है, इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो बैंक के कुछ कार्य यहाँ आपके सामने हैं। जो बैंक मेन कार्य जो होता है, जो बैंक का मेन काम है, वो आपके सामने लिखे हुए हैं कि जमा, आपका पैसा जमा करेगा बैंक, आपको ऋण देगा बैंक, आपका सामान्य उपयोगिता, सब बहुत सारी बातें आएंगी, वो पढ़ेंगे हम लोग आराम से। और एक और खास काम उसका है एजेंसी संबंधी कार्य। ठीक है, इसे हम रुकिएगा, हम भी आ रहे हैं। देखिए, तो हम लोग पढ़ रहे थे कि व्यावसायिक बैंकों के कार्य क्या-क्या हैं। तो व्यावसायिक बैंक के ये कुछ कार्य हो गए, जैसे कि हम लोग उसमें जाके पैसा जमा कर सकते हैं, उसमें जाके हम लोग ऋण ले सकते हैं। कुछ आपको बैंक एटीएम देगा, चेक देगा, तमाम तरह की चीज़ों को देगा बैंक। अब वो चीज़ें क्या हैं, आप कितने तरह की जमा राशि है, क्या हम लोग केवल एक ही तरह की जमा राशि देते हैं बैंक में? तो नहीं है, बहुत सारे प्रकार के हम लोग पैसा जमा करते हैं, बहुत तरह से। अब वो तरह क्या-क्या है, तो समझते हैं आराम से। देखिए, अब सबसे पहला सवाल कि सर हम लोग पैसा जमा क्यों करते हैं? क्या कारण है कि हम लोग बैंकों में पैसा जमा कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहला बात ये है कि होता क्या है, एक सेकंड रुकिए। देखिए, अब सबसे पहला सवाल ये आता है कि सर हम लोग बैंकों में जाके पैसा जमा क्यों करते हैं? जो हमारे पास पैसा है, जो हमारे पास कैश है, उसे हम लोग अपने पास घर में रख लेंगे, क्या दिक्कत हो गया इससे? बैंक का जरूरत है क्या? तो समझिए ध्यान से कि बैंकों के पास जमा करने का कुछ कारण है। पहला कारण ये, मान लीजिए कि आपके पास बहुत सारा कैश है या बहुत सारा पैसा है, आप उस पैसे को घर में रखे हैं। हो सकता है, ना भगवान ना करे, हो सकता है कि आप घर में चोरी हो जाए, तो आपके द्वारा पूरा मेहनत से, पूरा हिम्मत से अर्जित किया गया पैसा, पूरा हार्ड लेबर से अर्जित किया गया पैसा, उसमें चला जाएगा। नुकसान तो आपका है। और अगर मान लीजिए कि आपके घर में रखा हुआ पैसा चोरी हो जाए, तो उसका जवाबदेही कौन होगा? कोई नहीं। आपका घर में था, आपने रखा था, वो चोरी हो गया, तो गया सारा
पैसा? इसका जवाबदेही कोई नहीं लेगा। आप जाइए थाना कंप्लेन कीजिए, अब क्या होगा वो जानते हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो याद रखिएगा कि आपका पैसा सुरक्षित रहे, इसके लिए ज़रूरत पड़ता है कि आप जाके एक ऐसा संस्था में जाके जमा करिए पैसा को, जहाँ पे अगर जहाँ से अगर चोरी भी हुआ, उसका गारंटर बैंक होगा। अगर मान लीजिए कि बैंक में चोरी हो गया, ठीक है? तो उस चोरी का जो जितना अमाउंट आपका चोरी होगा, वो बैंक आपको देगा, क्योंकि उसका जवाबदेही बैंक ने ले रखा था कि आपका पैसा हमारे बैंक में 100% सुरक्षित है। तो आपका जो पैसा है, वो अच्छे से सेव रहे, जो चोरी ना हो पैसा का, वो सुरक्षित रहे, इसके लिए ज़रूरत पड़ता है कि आप बैंकों में जमा करें। सेकंड चीज़, अब होता क्या है, मान लीजिए कि आप जानते होंगे अच्छे से, अगर हमारे जेब में 100 रुपया है, हम लोग मार्केट घूमने गए हैं, तो गारंटी है कि पैसा खर्च हो गई होगा। दोस्त है, बंधु है, गए, खाए, पिए, पैसा गायब हो गया। लेकिन सेविंग नहीं हुआ। मान लीजिए हमने 100 कमाया और 100 खर्च ही कर दिया, तो सेविंग क्या हुआ? मान लीजिए कभी भगवान ना करे कभी कोई मुसीबत आ जाए, तो पैसा आया कहाँ से? तो लोग क्या करते हैं कि ताकि अगर हमारे पास कैश फॉर्म में पैसा रहेगा, तो वो खर्च होना ही होना है, ठीक है? तो अब क्या करते हैं लोग कि उस पैसे को बचाने के लिए, उस पैसे को सेव करने के लिए लोग क्या करते हैं, बैंक में जमा करते हैं। अब उससे होगा क्या? आप बैंक जाइएगा, बैंक में फॉर्म भरिएगा, पैसा निकालिएगा, बहुत बड़ा प्रोसेस है। या फिर मान लीजिए आपके पास एटीएम भी है, आप एटीएम पर जाइएगा, वो एटीएम के पास वहाँ निकालिएगा तब ना लेकर आइएगा पैसा। अगर आपके पास कैसे फॉर्म में है, तो पैसा आपके हाथ में है, उसे आप जहाँ मन तहाँ जब मतलब खर्च करने लगेगा। इसी कारण से जो है लोग अपनी बचत करने के लिए एक सिक्योरिटी के तौर पे बैंक में जमा करते हैं। थर्ड कारण ये है कि लोग जानते हैं कि अगर कैश आपके घर में है, उसका कोई फायदा नहीं होता। वो कैश है, जितना मतलब आपके घर में 100 रुपया है, वो 100 रुपया ही रहेगा, वो बढ़ के 110 120 नहीं होगा। लेकिन अगर आप उस 100 रुपया को अगर बैंक में ना करते हैं, तो बैंक आपसे कहता है कि आपके इस पैसे के लिए आपको हम कुछ तोहफा देंगे। वो तोहफा क्या है कि बैंक आपको उस पैसे पे इंटरेस्ट देगा, बैंक आपके उस पैसे पे ब्याज देगा। अब वो ब्याज के फॉर्म में आपका 100 रुपया जो है, वो आपका बढ़ सकता है, और 100 रुपया में कुछ आपको जो भी ब्याज उसमें बैंक का होगा, वो बैंक आपको वो ब्याज देगा और पैसा जो है वो बढ़ेगा। तो जो पैसा आपके घर में था, वो उस पैसे पे आपको कुछ भी नहीं मिला, ना कोई फायदा हुआ। लेकिन वही पैसा अगर आप बैंक में रखते हैं, तो ब्याज के फॉर्म में आपको कुछ ना कुछ फायदा होगा। तो ये मेन 3 कारण हो गए। अब बैंक को क्या फायदा है इससे? अब बैंक सिक्योरिटी भी दे रहा है, बैंक ब्याज भी दे रहा है, बैंक सब कुछ दे रहा है। इससे फायदा क्या, बैंक को क्या फायदा हो रहा है? तो देखिएगा, बैंक को इससे फायदा ये होता है कि बैंक उस जो आपने पैसा जमा किया है, उस पैसे से बैंक अपने बड़े-बड़े उद्योगपति को, बिज़नेसमैन को, व्यापारी को वो लोन देगा। उस लोन के बदले जो है बैंक कुछ ब्याज कमाएगा, और वही उसका मेनली कमाई होता है। तो बैंक को भी इससे फायदा है कि अगर आप वहाँ जितना ज़्यादा बैंक पर पैसा जमा रहेगा, उतना ही ज़्यादा बैंक जो है उससे लाभ कमा सकता है। तो बैंक हो चाहे ग्राहक हो, दोनों को इस जमा राशि से फायदा होता है। तो यही मेन कुछ कारण है जिस कारण से आप बैंकों में जाके अपना पैसा जमा करते हैं। उम्मीद है आपको कि हम लोग क्यों अकाउंट में पैसा जमा करते हैं, क्यों बैंक में पैसा जमा करते हैं, ऐसा कारण आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। तो यही कुछ कारण है जिस कारण से हम लोग बैंकों में पैसा जमा करते हैं। बचत के लिए करते हैं, चोरी से बचने के लिए करते हैं, ब्याज कमाने के लिए करते हैं, और सबसे बड़ा बात कि बैंक इसे कर्ज देता है। अगर मान लीजिए कोई बैंक है, इसके पास कोई भी इंसान, कोई भी ग्राहक पैसा जमा नहीं कर रहा है, तो वो बैंक कभी भी कर्ज नहीं दे पाएगा, ठीक है? तो बैंकों को भी फायदा इससे होता है, और हम आम जनता को इससे फायदा तो है ही, ठीक है? उम्मीद है आपको सारी चीजें अच्छे समझ में आई होंगी, कहीं कोई डाउट नहीं होगा। अब सवाल आता है, क्या इस जमा का कोई प्रकार भी है? तो बिल्कुल प्रकार है। अगर हम लोग देखिए, यहाँ लिखा हुआ है जमा राशि के प्रकार। जो हम लोग अकाउंट में पैसा जमा करते हैं, वो अलग तरह से करते हैं। अब सब बात सवाल आता है कि सर, कि जो लोग जमा कर रहे हैं पैसा, उसे बांटा गया अलग तौर पे, तो कैसे समझेंगे वो पैसा किस अकाउंट पे है? ठीक है, देखिए, मान लीजिए कि आप बैंक गए और कहा, आपने मान लीजिए बैंक को दिया 100 रुपये दिया, कहा ये रहा 100 रुपया, इसे हम आपको जमा कर रहे हैं, और ये हम आज से 10 साल के बाद निकालेंगे आपसे अकाउंट से। उससे पहले हम ये पैसा बिल्कुल भी नहीं निकालने वाले हैं। अगर आप बैंक में जाके ये कहते हैं कि ये रहा 100 रुपया,
इसके बाद ना तो हम इसमें कुछ पैसा डालने वाले हैं, ना आज से 10 साल तक इसे हम निकालने वाले हैं। अगर आप ऐसा काम करते हैं, इसे कहा जाता है फिक्स्ड डिपॉजिट। जिस प्रकार से मान लीजिए कि अगर घर में गुल्लक है, ठीक है, आप गए गुल्लक में, आपने एक साथ क्या किया, मैं 100 सिक्के डाल दिए, गुल्लक हो गया फुल। और एक बार में किया, एक बार में सनी का आप हर दिन डाल रहे हैं, अगर आपने एक साथ गए आप गुल्लक को फुल कर दिया और कहा कि ये गुल्लक अब हम आज से 5 साल के बाद ही तोड़ेंगे, तो वही गुल्लक बन गया आपका फिक्स्ड डिपॉजिट। एफडी बोलते हैं उसको इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं अस्थाई जमा। अगर मान लीजिए कि आप ऐसे हम उसको पहले निकालना है, तो एक ही शर्त है, आपको वो गुल्लक पहले तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या होता है, अगर आप तोड़े तो मिल जाएगा आपको, तो लेकिन उसका शर्त क्या है कि आपका वो गुल्लक जो है वो टूट जाएगा, आप उस गुल्लक को दोबारा उसमें जमा नहीं कर पाएंगे। यही होता है अस्थाई जमा के साथ भी। अब होता क्या है, आप बैंक जाएंगे, बैंक में कहेंगे कि हमको अपना अकाउंट में पैसा जमा करना है, लेकिन हमें करना है एफडी करना है, फिक्स डिपॉजिट करना है। ये रहा 1 लाख रुपया, आप रखिए। अब हम इसको जो है आज से 10 साल के बाद ही निकालेंगे, बैंक आएगा, ठीक है। 10 साल से पहले अगर आपको निकालना पड़ेगा तो आप बैंक आएगा आपसे कि आज से आप इसमें 1 रुपया जमा नहीं कर सकते हैं, ना ही आज से 10 साल तक आप इसे पैसा निकाल सकते हैं। ये आपका अब 10 साल के बाद ही अकाउंट से पैसा निकलेगा, उसे कहा गया अस्थाई जमा। मान लीजिए आपको सपोज कीजिए कि आपने वो अकाउंट खुलवाया, लेकिन आपको बीच में 5 साल में ही जरूरत पड़ गया पैसा का, आप फिर दोबारा जाइए बैंक, अगर हमें वो अकाउंट तोड़ना है, तो बैंक कहेगा आपको जितना आपसे हम वादा किए थे आपको इतना हम ब्याज देंगे, उस पैसे के बदले वो आपको नहीं दे पाएंगे, और कुछ आपका फाइन कटेगा। अब फाइन क्यों कटेगा, क्योंकि आप समय से पहले गए हैं। तो अगर आप समय से पहले वहां जाते हैं अपना एफडी को तोड़वाने के लिए, तो बैंक आपसे कुछ फाइन लेकर के आपका एफडी तोड़ देगा। याद, लेकिन याद रहे, एफडी एक बार टूटने के बाद उस एफडी में दोबारा पैसा जमा नहीं होगा, आपको फिर नया एफडी खुलवाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसे कहते हैं हम लोग अस्थाई जमा। इस तरह का और होता है, पहले हम लोग इसको समझते हैं, तब हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, पहला आपका है अस्थाई जमा या शताब्दी जमा, एक है चालू जमा, संचयी जमा, इसको हम इसे बोलते हैं। अगर ये है आपका फिक्स्ड डिपॉजिट, ये है करंट अकाउंट में करंट डिपॉजिट, ये है आपका सेविंग अकाउंट में सेविंग डिपॉजिट, इसे हम लोग कहते हैं रिकरिंग डिपॉजिट। अब ये क्या है, ये बताएंगे अभी। तो ये कुछ प्रकार है हमारे सामने जमा राशि करने के। अब समझते हैं एक करके। पहला उम्मीद आपको समझ में आया होगा कि अस्थाई जमा यानी कि फिक्स्ड डिपॉजिट क्या होता है। यहाँ ध्यान, एक पीछे ध्यान से देखिए, अगर आप ये पीछे हम देखिएगा, एक महिला है, इस महिला ये सोच रही है कि अगर हम आज जमा करते हैं सारा पैसा को, तो बुढ़ापे में हम मुझे कोई दिक्कत नहीं होगा, और हम आराम से, अभी हम यंग हैं, अभी हम पैसा कमा रहे हैं, ऐसे अभी जमा कुछ पैसा हम लोग जमा करते हैं, अब ये पैसा हम डायरेक्ट निकालेंगे जब हम बूढ़े हो जाएंगे तब। तो इसी ही कहते हैं कि जो महिला जमा कर रही है पैसा, ध्यान दे, गुल्लक में जमा कर रही है पैसा, इसे ही कहते हैं हम लोग फिक्स्ड डिपॉजिट। ये महिला अभी इससे पैसा नहीं निकालेगी, जो ये कमा रही है महिला, उसी से अपना जो लाइफ स्टाइल है उससे खर्च को उठाएगी। और लेकिन जब ये अब कमाने लायक नहीं होगी, जब ये बूढ़ी हो जाएंगी, तब इस गुल्लक को तोड़ के अपना जीवन यापन करेंगी। तो इसे ही कहा जाता है फिक्स्ड डिपॉजिट। इस पिक्चर में आपको उम्मीद है समझ में सारी चीज आ रही होंगी, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं आप, देखिए डेफिनेशन, वैसा खाता जिसमें एक निश्चित राशि एक निश्चित समय के लिए जमा किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, अस्थाई जमा। यहाँ ध्यान दें आप, यहाँ दो बातें हैं, एक निश्चित राशि, याद है, यहाँ आप एक बार में ही पैसा जमा करेंगे, दोबारा नहीं कीजिए। मान लीजिए आप आज, मान लीजिए 10 तारीख है, आप सही आज 11 तारीख है ना, हाँ 11 तारीख है आज, आप मान लो आज गए और आपने आधा 100 रुपया, फिर कल जाएंगे फिर डालेंगे 100 रुपया, वो नहीं चलेगा। आपको जितना डालना है आप एक बार में पैसा डाल दीजिए, और फिर वो जितना समय के लिए आप चाहते हैं उस समय उसको बता दीजिए, उतने समय के लिए आपका पैसा वो लॉक हो जाएगा, और उस समय, उतना समय होने के बाद आपको पैसा वापस मिल जाएगा। इसे कहते हैं अस्थाई जमा। यहाँ लिखा हुआ है, एक निश्चित राशि एक निश्चित समय के लिए जमा किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, अस्थाई जमा, या फिर एक और नाम है समय अवधि जमा। ये नाम क्यों पड़ा है, तो एक समय के बाद ही मिलेगा, इसलिए ये नाम पड़ा है समय अवधि जमा, ठीक है। उम्मीद है आपको फिक्स्ड डिपॉजिट, अस्थाई जमा समझ में आया होगा।
हम लोग बात करते हैं एक और संचयी जमा, इसे कहते हैं हम लोग सेविंग अकाउंट। हम लिख पाए तो कहते हैं हम लोग सेविंग अकाउंट तो कहते हैं हम लोग सेविंग अकाउंट। अब देखिए इसमें क्या होता है, समझते पहले हम ध्यान से। देखिए अब क्या है कि अगर उम्मीद है आपको समझ में आया होगा फिक्स डिपॉजिट क्या होता है। अब आते हैं हम लोग अपने सेविंग अकाउंट यानी कि सेविंग डिपॉजिट पे। इसमें क्या होता है, संचयी जमा में आप पैसा जमा जब चाहे तब कर सकते हैं। इसमें कोई बंदिश नहीं है कि आपको एक बार में ही पैसा जमा करना है। आप आज भी कर सकते हैं, कल भी कर सकते हैं, 1 महीने बाद भी कर सकते हैं, यानी कि जब आपका मन हो आप पैसा जमा कर सकते हैं। लेकिन 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 अगर आपने सेविंग अकाउंट खुलवाया है तो सेविंग अकाउंट में एक शर्त होता है कि आप पैसा जब चाहो जमा कर लो। लेकिन जब बात आएगी पैसे निकालने की तो आपके अकाउंट में एक लिमिट सेट होगा। मेनली लिमिट होता है 1 लाख का या 5 लाख का भी होता है कभी कभी, लेकिन मेनली इसलिए होता है 1 लाख का कि आप इस अकाउंट से एक दिन में 24 आवर में आप केवल 1 लाख रुपया ही निकाल सकते हैं या फिर 90,000 रुपया भी निकाल सकते हैं, जितना वो लिमिट बनाएगा आपके अकाउंट के हिसाब से। तो अगर आपने सेविंग अकाउंट खुलवाया है तो वो आपको एक लिमिट सेट करके देगा। अगर आप जब चाहे निकालो, लेकिन जितना चाहे उतना नहीं निकाल सकते हो। एक सीमा के अंदर एक सीमित अमाउंट ही, एक सीमित संख्या ही आप निकाल पाओगे। ठीक है, उसे ही कहा गया सेविंग अकाउंट, संचयी जमा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि सेविंग अकाउंट और फिक्स्ड डिपॉजिट में क्या अंतर है। फिक्स्ड डिपॉजिट में आपको सारा पैसा जमा करना पड़ता है एक बार और निकालते हैं आप एक समय के बाद ही। सेविंग अकाउंट में क्या होता है कि यहां आप जब चाहो जब आपका मन हो पैसा जमा कर सकते हो, लेकिन निकालने की एक सीमा होती है, एक फिक्स सीमा होती है निकालने की। ठीक है, तो यही है आपका सेविंग अकाउंट। चलिए समझते हैं। देखिए यहां अगर ध्यान से देखें अगर आप कि नाम क्या है, वैसा खाता इसमें ग्राहक जब चाहे राशि जमा कर सकता है। देखिए जब चाहे, जब उसका मन हो वो अपनी इच्छा अनुसार राशि जमा कर सकता है, परंतु राशि निकालने की सीमा सीमित होती है। उसे क्या कहते हैं हम लोग, संचयी जमा कहते हैं। तो यहाँ देखिए अगर आप कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जो मान लीजिए आपके पापा ने आपको कुछ पैसा दिया। ठीक है, मान लिया आपको कहा कि जाओ बेटा तुम बेटी जा खा लो 100 रुपया कुछ। आपने क्या क्या किया कि अगर हम आज सारा पैसा खा जाते हैं कल क्या खाएंगे। कल अगर पापा पैसा नहीं दिए तो वो क्या करते हैं कि जितना पैसा उनको दिया जा रहा है उस पैसा में से कुछ हिस्सा जो है वो अपने गुल्लक में रखते हैं सेव करके। किन्हीं के पास तो 4-5 गुल्लक होगा, 5-6 गुल्लक होगा जो भर चुका होगा। तो जितने भी गुल्लक आपके पास है आप क्या करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि अपने द्वारा दिए गए पैसे को, क्या होता है आगे पेरेंट्स भी जमा करते होंगे पैसा, तो जो भी जमा करते हो तो कुछ पैसा उस गुल्लक में रखा गया। तो आप मान लीजिए आज ने आ रखा 10 रुपया, फिर कल रखा 10 रुपया, फिर परसों रखा 20 रुपया। इस तरह से आप जब चाहे निकाल सकते हैं, लेकिन आप इस गुल्लक से पैसा निकालने का यही शर्त है कि आपको इसे तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी का इस मान लीजिए यही एक सपोज करिए, यही एक एग्जांपल है सेविंग अकाउंट का, जहां आप जब मन चाहे आप पैसा जमा कर सकते हैं, निकालने की सीमा सीमित होगी। यही है आपका संचयी जमा। उम्मीद है आपको ये दोनों बात समझ में आई होगी कि संचयी जमा क्या है और आपका जो है वो फिक्स में अस्थायी जमा क्या है। ठीक है, अब जो थर्ड टाइप का अकाउंट है वो मेनली दिया जाता है बड़े बड़े बिजनेसमैन को, बड़े बड़े उद्योगपति को, बड़े बड़े व्यवसायी को। वो है क्या, वो है चालू जमा, करंट अकाउंट। करंट अकाउंट मेनली वैसा अकाउंट होता है जिसमें कोई सीमा नहीं है, ना पैसा डालने की सीमा है ना निकालने की सीमा है। आप जितना चाहो जब चाहो जैसे चाहो पैसा निकाल सकते हो, इसमें कोई बंदिश, कोई सीमा नहीं होती है। उसे ही कहा गया है चालू अकाउंट, जो हमेशा चलते रहेगा। इसमें कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिट सेट नहीं होता है, जितना अकाउंट में पैसा आपका है आप उसे निकाल सकते हो। तो ये मेनली दिया जाता है बड़े बड़े बिजनेसमैन को,
जिनके पास बहुत सारा पैसा है, जिनको तुरंत तुरंत जरूरत पड़ता है पैसे की, आप आराम से करंट अकाउंट खुलवाइए और जब मन चाहे तब निकालिए, जितना चाहे उतना निकालिए। कोई इसमें लिमिट, कोई इसमें सीमा नहीं होती है। उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आई होगी। तो चलिए देखते हैं करंट अकाउंट क्या है। एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए आपका पर्स, फॉर एग्जाम्पल है आपका पर्स। आपने मान लीजिए पर्स में पैसा डाला, मैं 100 रुपये डाला। आप उसे अभी चाहें, मान लीजिए आपने 5 मिनट पहले रखा था पर्स में, आप 5 मिनट बाद भी उस पैसे को निकाल सकते हैं। कोई लिमिट नहीं होता सेट, ना उसे पर्स को जरूरत है फाड़ने का, ना जरूरत है तोड़ने का, कुछ जरूरत नहीं है। आपने डाला, आपका पर्स रहेगा सही सलामत, आप निकालिए, फिर जब मन हो फिर डालिए। दो आपका जो पर्स है, या जो महिला का जो पर्सी बोलते होंगे शायद, हाँ पर्स जो है, वो दोनों ही अच्छा एग्जाम्पल है आपका करंट अकाउंट का, कि आप जब चाहे जितना चाहे अमाउंट डालिए पर्स में, और जब चाहे जितना चाहे उतना पैसा निकाल लीजिए। ठीक है, तो ये अच्छा एग्जाम्पल होता है चालू जमा का। ये क्या लिखा हुआ है, वैसा खाता जिसमें ग्राहक अपनी इच्छा अनुसार राशि जमा और निकाल सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, चालू जमा। उम्मीद है आपको करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट और आपका क्या बोलते हैं फिक्स अकाउंट या फिक्स डिपॉजिट, एफडी, आपको ये तीनों चीजें समझ में आई होंगी। और लास्ट जो हमारे पास जमा है वो है आवर्ती जमा। ये सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है आपके गुल्लक का। फिर समझते हैं, देखिए मान लीजिए कि आपने गुल्लक में, आपका गुल्लक जो है ऐसा गुल्लक है जो कि मान लीजिए 60 दिन या 15 दिन में भर जाता है। ठीक है, तो अब क्या होता है कि आप क्या कर रहे हैं, डेली 60 दिन तक अगर आप डेली से पैसा डाले, मैं 1 रुपये का सिक्का डाला ही, सपोज कीजिए आप डेली 60 दिन तक अपने गुल्लक में डाल रहे हैं 10 रुपया, तो वो 10 रुपया डाल क्या होगा कि 60 दिन में गुल्लक हो जाएगा फुल। उसके बाद आप जब मन चाहो, आप एक समय के बाद जब आपका मन करे, आप गुल्लक तो पैसा निकाल सकते हो। इसे ही कहा जाता है आवर्ती जमा, जिसमें क्या होता है कि बैंक कहता है आपसे, आवर्ती जमा में बैंक आपसे कहेगा कि सुनिए भाई साहब, आप आराम से पर महीने मान लीजिए आप 10 रुपए डालिए, कोई दिक्कत नहीं है हमको उससे। तो आप पर महीने क्या कीजिए या पर दिन क्या कीजिए, पर सप्ताह कभी हो जाएगा, तो वो दिन में हो सकता है, या हो सकता है वो वीक में हो, या फिर वो मंथ में हो, या फिर किसी किसी भी हो सकता है। तो मान लीजिए बैंक आपसे कहा कि आप हर दिन जो है, अगर आप मेरे पास बैंक के पास अगर आप 10 रुपए जमा करते हैं, तो कुछ महीनों के बाद जब आपका ये पूरा अकाउंट फुल हो जाएगा, तो आपको हम अच्छा खासा ब्याज जोड़ के पैसा देंगे आपको। अच्छा, इसका एग्जाम्पल क्या है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जीवन बीमा, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस। जब LIC अकाउंट खुलवाते होंगे आप, तो LIC में क्या होता है, आपको पर महीने कुछ अमाउंट जमा करना पड़ता है, और आपके एक 60 वर्ष के बाद आपको अच्छा खासा अमाउंट मिलता है LIC की तरफ से, जिसमें क्या होगा, ब्याज भी होगा जुड़ा हुआ, और आपका वो अमाउंट तो होगा ही होगा। तो सपोज कीजिए, मान लीजिए आपने 10 साल तक जमा किया, वो 10 साल जमा किया, अब वो पैसा आपका उसमें लाइफ इंश्योरेंस LIC में जमा है। जब आपका उम्र 60 या 70 साल होगा, तो बैंक आपको एक अच्छा खासा 1 लाख का आपको 10 लाख भी देगा बैंक, इसमें का ब्याज होगा ऐड, और प्लस आपका अमाउंट भी होगा। तो ये अच्छा एग्जाम्पल होता है आपके LIC का, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस हो, हेल्थ इंश्योरेंस हो, ये सभी अच्छे एग्जाम्पल होते हैं आपके आवर्ती जमा का। तो आरडी बैंक मतलब होता है वैसा अकाउंट, वैसा खाता जिसमें आप पर दिन के हिसाब से या पर महीने के हिसाब से कुछ कुछ पैसा जमा करने के बाद वो पैसा फिक्स होगा। अगर मान लीजिए कि आपको कहा गया आप 100 रुपये जमा करिएगा, तो आप 100 से कम जमा नहीं कर सकते हैं, आपको पर महीने वो 100 रुपये जमा करना ही पड़ेगा, आप 98 99 नहीं कर सकते हैं। सेविंग अकाउंट में आप 10 20 30 100 जितना चाहे जमा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप एक निश्चित अमाउंट, एक निश्चित पैसा होगा जो आप जमा कीजिएगा अकाउंट में। ठीक है, तो आपके पास आवर्ती जमा वैसा जमा होता है जहां पे ग्राहक कुछ महीनों तक या कुछ सालों तक एक निश्चित अमाउंट जो है वो जमा करते हैं, जिसको बैंक बाद में समय पूरा होने के बाद आपको उस पैसे को एक अच्छा खासा ब्याज जोड़ के पैसा दिया जाता है, उसे कहते हैं हम लोग आवर्ती जमा। तो उम्मीद है आपको रिकरिंग अकाउंट यानी कि आवर्ती जमा समझ में आया होगा।
क्या आपको समझ में आया आवर्ती जमा? बताइएगा कमेंट में। देखिए, तो वैसा खाता इसमें ग्राहक कुछ पैसे प्रति माह जमा करते हैं, जिसके कुछ समय बाद बैंक उसे ग्राहक को एक निश्चित राशि देता है। उसे क्या कहते हैं हम लोग? आवर्ती जमा। जैसे जीवन बीमा एक बहुत फेमस है, सुकन्या खाता। जिनके घर में बच्चियां होंगी, उन बच्चों का उनके माता पिता बात कीजिएगा, आपके माता पिता ने आपके नाम पे डाकघर में, पोस्ट ऑफिस में एक खाता खुलवाया होगा, जहां पे वो आपके दहेज के लिए या आपके लाइफ के लिए अच्छा खासा अमाउंट जमा करता है, करते होंगे सॉरी। तो उन्हें कहा जाता है, वो खाता क्या है? सुकन्या खाता है। एक स्वास्थ्य बीमा होता है, हेल्थ इंश्योरेंस होता है। तो ये सभी अच्छे एग्जाम्पल होते हैं आपके आवर्ती जमा के। तो उम्मीद है आपको अभी तक जो पढ़ाया गया है जमा राशि, वो आपको सारा चीज समझ में आया होगा। कहीं पर भी आपको कोई डाउट है तो आप आराम से पूछ सकते हैं, किसी भी बात पे। ठीक है, तो ये था हमारा पहला काम व्यावसायिक बैंक का, हुआ जमा राशि। तो भाई बैंक जो है वो जमा राशि स्वीकार करता है। वो 4 तरह का जमा राशि स्वीकार करता है। पहला है फिक्स डिपॉजिट, इसको हम लोग एफडी बोलते हैं। एक है सेविंग अकाउंट, एक है करंट अकाउंट, और एक है रिकरिंग अकाउंट यानी कि आवर्ती जमा। ठीक है, उम्मीद है आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। आज लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा जी। एक काम कीजिए, ये आज इतना ही रह देते हैं। अभी हम और बाकी है कि ऋण कितने प्रकार का होता है वो बताना हम बाकी है। फिर बहुत सारी चीजें बाकी होती है, तो लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा। इसीलिए इसको हम लोग आज यहीं रोक रहे हैं। अगर आप कमेंट में बताइएगा जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो, कि क्या आपको 1 घंटा का लेक्चर चलेगा? आज मैं कितना हो गया, 36 मिनट हो चुका है। इतना भी रोक रहा हूँ क्लास को। अगर आप सह पाएंगे, अगर आप उससे डाइजेस्ट कर पाएंगे उस लेक्चर को 1 घंटा का, तो बताइए कमेंट में, हम इस लेक्चर को 1 घंटा में भी कर देंगे आपको आराम से। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। ये बाकी है कि लोन कितना प्रकार का होता है, लोन कितना दिया जाता है, फिर आपका बताया जाएगा कि वो जो अन्य सामान्य काम है वो क्या है, और ऐसे संबंधी काम क्या है। उसके लास्ट टॉपिक बचेगा, वो है सहकारिता साथी। तो वो सभी पढ़ना है हमें। तो आप बताइए कमेंट में कि आपको 1 घंटा का लेक्चर चलेगा या फिर इतना ही टाइम ठीक है। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खूब अच्छे से मेहनत करें, एक एग्जाम बहुत करीब है। जल्दी हम लोग इसे खत्म करने के बाद हम लोग आएंगे अपनी हिस्ट्री चैप्टर नंबर 4, भारत में राष्ट्रवाद पे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें और खूब सारा मेहनत करें। धन्यवाद।